बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अब क्या डिस्क्राइब करेगा, यानी हम कौन से टॉपिक पे प्रोसीड कर रहे हैं वो बता देगा। जब कभी भी कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है तो उसका एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है और एक काउंटर आयन होता है। तो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसका अपना एक ज्योमेट्री भी होता है, उसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड, तो वो जो बॉन्ड बनने के कारण स्ट्रक्चर बना, वो जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री है वो कौन से टाइप का होगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, वो चीज अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो मेनली हम लोग है ना इसको ऐसे कह सकते हैं कि इसके बाद अब जो पढ़ेंगे वो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा, ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होगा, उसका मैग्नेटिक मूवमेंट कैलकुलेट करेंगे, उसका जो है हाइब्रिडाइजेशन इनर डी को लेता है या आउटर डी को लेता है, यही सब चीज अभी डिस्कस होता रहेगा। ठीक है, हाँ। तो उसमें सबसे पहला थ्योरी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इस थ्योरी का क्या कहना था, सबसे पहला कि जो सेंट्रल मेटल एटम होगा, इस थ्योरी का पहला स्टेटमेंट या कहे तो इस थ्योरी का रिक्वायरमेंट जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम मस्ट कंटेन sufficient number of vacant particularly d orbital। ठीक है, particularly d orbital, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर डी नहीं हुआ तो ठीक है, तो भी एग्जिस्ट करेगा, देखेंगे हम। ठीक है, और अनदर एस और पी ऑर्बिटल, बस इतना ही, या तो डी रहे नहीं तो एस और पी रहे, ये रहे, तो एस पी और डी, बस इतने के बेसिस पे, एफ को कभी इन्वॉल्व नहीं करते इसमें। ठीक है, वैसे हम डी को क्यों इतना ज्यादा हाईलाइट किए वो सुन लीजिए। आपको भी पता है कि जब सेंट्रल मेटल एटम होता है तो वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है। अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं लीजिएगा वो सेंट्रल मेटल एटम की तरह बेसिकली बिहेव नहीं करता। इस कारण से जैसे इसका बात आया तो मेरा पहला स्टेटमेंट डी था, हम तो सीक्वेंस में लिख सकते थे ना एसपीडी, मगर हम क्यों बोले डी, क्योंकि मेरा सबसे पहला रिक्वायरमेंट डी का, और बाद में उसके बाद हम देखेंगे एस और पी अवेलेबल मेरे पास है कि नहीं। ठीक है, तो पहला चीज ये। दूसरा कि जो लिगेंड होगा, लिगेंड हैज टेंडेंसी, या कहे तो लिगेंड मस्ट कंटेन लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज टू डोनेट। तो सर अगर उसके पास लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज है तो वो तो डोनेट करेगा ही करेगा। ठीक है, बिल्कुल, देखिए हम आपको दिखाते हैं, रहते हुए भी नहीं करता। हाँ बोलिए, कौन डोनेट करेगा? वो बोले भाई नहीं करेगा, कोई नहीं डोनेट करेगा, ये सही आप बोले, कोई डोनेट नहीं करेगा, मगर क्या लोन पेयर है? दूसरा सुनिए, सीएल यहां लगा है। ठीक है, सीएल ना सी लगा है, क्योंकि हम सीएल में फिर बॉन्ड ही नहीं दिखा पाएंगे इसलिए हम हटा दें, सी लगा है। इधर में क्या लगा है? एफ। इधर में क्या लगा है? एफ। यहां लगा है एच। ठीक है, इट इज CHF2 माइनस। इलेक्ट्रॉन है चार्ज के फॉर्म में है, क्या दे पाएगा? तो कार्बन बना लेगा। तो अभी हमको नहीं पता, ऐसा आप बात बोल दीजिए तो हम तो सोच रहे हैं नहीं देगा सर, क्लोरीन जो बीच में रखेगा कार्बन में देगा। अच्छा खींच के रखेगा ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे इस स्टेज में ये नहीं दे पा रहा, सीधा सवाल है उमंग कि इस स्टेज में प्रोवाइड करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। नहीं, फिर आप बोलेंगे सर ये कार्बन बना लेगा, हम आपके साथ हैं। कार्बन ऐसा कुछ? यस सर। अब इसके पास लोन पेयर है, प्रोवाइड करेगा कि नहीं करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्लोरीन
बस बस, आपका ये वर्ड बहुत अच्छा है, घिंचा हुआ है एकदम से। ये जो इसको खींच के रखा है ना पीछे की तरफ, इस कारण से ये इस चार्ज को देने नहीं दे रहा और इसी कारण से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देने नहीं दे रहा। तो हर एक लोन पेयर या चार्ज कंटेनिंग ग्रुप कभी भी लिगेंड नहीं होता है। हर एक लोन पेयर और चार्ज कंटेनिंग ग्रुप लिगेंड नहीं होता है, मगर जो लिगेंड होगा वो जरूर या तो नेगेटिव चार्ज कंटेन करेगा और नहीं तो लोन पेयर कंटेन करेगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसा कभी ना सोचिए कि इसके पास लोन पेयर है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है तो ये दे देगा। तो हम यहाँ क्या बोले कि लिगेंड आप उसी को मान के चलिए जो अपना लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज प्रोवाइड करेगा। दो बात हो गया जिसके बीच में बॉन्ड बनना था। ठीक है, तीसरा बात ये है कि हाइब्रिडाइजेशन, एक सवाल पूछ ले, 11th क्लास में आप पढ़े हाइब्रिडाइजेशन, बोलिए ये जो है ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन वाला बात है या फिर थ्योरेटिकल कैलकुलेशन वाला बात है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन। कैसे? कुछ नहीं, उसमें क्या, थोड़ा सोच के बस उसमें जवाब देना है। अपना बात पलटना चाहेंगे सर। अच्छा, डिसीजन वापस। हाइब्रिडाइजेशन इज theoretical concept. It is theoretical concept. हाइब्रिडाइजेशन theoretical concept है, मगर जो ज्योमेट्री एनालिसिस होता है वो प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन है। जब ज्योमेट्री एनालिसिस हो जाता है, ज्योमेट्री एनालाइज कर लेते हैं, तब जाके हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, एंड इट कैन अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, एंड इट कैन डिफाइन on basis of geometry। जब हमको ज्योमेट्री पता चल गया तो जाके हम इसका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करेंगे, उल्टा काम नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब वो तो खैर बोलने के लिए हो जाता है कि हम लोग याद कर लिए कि भाई देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो याद रखना कि ज्योमेट्री जो होगा वो टेट्राहेड्रल होगा। ठीक है, मगर जब कैलकुलेशन का बात आता है तो पहले कैलकुलेट होता है उसका ज्योमेट्री और बाद में उसके हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन किया जाता है। तो जो मेरे पास ये ज्योमेट्री का एनालिसिस है, ठीक है, वो कैसे होता है? प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से, यानी कि उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया जाता है और तब जाके थ्योरेटिकली डिफाइन किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन को। ठीक है, तो केमिस्ट्री का वे क्या है कि पहले ज्योमेट्री पता किए, बाद में हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन की। हम लोग क्योंकि थ्योरेटिकल काम करने वाले हैं तो हम लोग को दोनों में से कोई भी पता हो हम आगे पीछे कर सकते हैं। नहीं समझे? हाइब्रिडाइजेशन पता है, ज्योमेट्री बता सकते हैं, और ज्योमेट्री पता है तो हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हैं। ये हुआ जब हम लोग है ना कॉपी किताब में पढ़ रहे हैं तब का बात, मतलब कि ये स्टूडेंट के लिए एक तरीका हो गया, जबकि हम लोग पढ़ाई करेंगे हम लोग बिल्कुल ये काम करेंगे। कोई हाइब्रिडाइजेशन बता दिया तो ज्योमेट्री बता देंगे, कोई ज्योमेट्री बता दिया तो हाइब्रिडाइजेशन बता देंगे। मगर केमिस्ट्री का तरीका क्या है कि पहले ज्योमेट्री पता करो और तब जाके हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करो, ये केमिस्ट्री का तरीका है। ठीक है, तो ये जो भी तरीका दे, हम लोग तो थोड़ा अपग्रेड वर्जन में है तो हम लोग बोथ वे चल सकते हैं। ठीक है, आगे ये क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन इज थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट and it can define on basis of geometry obtained by practical observation। प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से जो ज्योमेट्री मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन करेंगे। यहां पे इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशंस क्या क्या हो सकता है और उसके साथ में ज्योमेट्री भी लिखते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन sp3, ज्योमेट्री कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। ठीक है, टेट्राहेड्रल। दूसरा पॉसिबल क्या? dsp2, उस समय ज्योमेट्री कैसा होगा? स्क्वायर प्लानर, याद रखना पड़ेगा आपको, स्क्वायर प्लानर। तीसरा
हो सकता है कि ये मेरे पास DsP3 हो या फिर D2sp2 हो, ठीक है, D2sp2 हो या फिर D और सॉरी sp3d, हाँ sp3d, ये छूट रहा था ना, dsp3 हो गया sp3d हो। ऐसे केस में ये ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ठीक है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और चौथा जो होता है ना, चौथा या तो D2sp3 होगा या फिर sp3d2 होगा, दोनों में से कोई भी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए हम आपको एक साथ लेके चल रहे हैं, बस यहां डिफरेंस है, ज्योमेट्री में कोई डिफरेंस नहीं है। बोथ आर ऑक्टाहेड्रल, चाहे D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों का स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, समझ गए। अब इसमें एक चीज देखिए, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा, इसमें एक चीज, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, 4 किसके बेसिस पे बोले, इसके बेसिस पे कि इसके बेसिस पे, पहला वाला के बेसिस पे, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है, 4 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होना मतलब 4 बॉन्ड बनेगा, ठीक है, और 4 बॉन्ड बन गया तो वैसे केस में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा दैट विल बी इक्वल्स टू 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4, सेकंड में 4। बस क्या करना है कि आपको वहां से ऑर्बिटल्स काउंट करना है, थर्ड में 5, ठीक है, 5। कोई कंपाउंड बोलिए उमंग, तेरे को प्लैटिनम वाला बताया था ना वही, ना नहीं बताए थे, वो 4 बताए थे, और कुछ वो 4 बताए 5 वाला, हाँ, निकल के साथ बनेगा, निकल के साथ ये भी बनता है, और आयरन के साथ ये बनता है, ठीक है। अब सर ये कैसे आप बता दिए, क्या इसका कोई रूल रेगुलेशन, नहीं, याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं कि किसके साथ क्या बनेगा, हाँ। D2sp3 और sp3d2 ऑक्टाहेड्रल, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ठीक है। तो ये है मेरे पास पॉसिबल हाइब्रिडाइजेशन, मेनली हम लोग इसका स्टडी करेंगे, इसका स्टडी करेंगे और इसका स्टडी करेंगे। इसको क्यों होल्ड में डाल दिए, कारण है कि ये केवल और केवल, अभी देखिए हम लिख के हटा दिए, केवल कार्बोनिल के साथ पॉसिबल होता है, जिसमें एक नया टर्म आपको सुनने को मिलेगा, बैक बॉन्डिंग, ठीक है। तो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सेप्शनल बिहेवियर है, उसको छोड़ के कोई भी चार्ज्ड कभी ये शो नहीं करता है, कोई भी चार्ज्ड लिगेंड कभी ये शो नहीं करता है, इस कारण से ये एक्सेप्शनली केवल किसके लिए एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्ट ओनली फॉर कार्बोनिल, ठीक है, बस इसके लिए एग्जिस्ट करेगा। तो ये सबसे लास्ट में इसके साथ ही खत्म है, वो हम पहले से भी बोलते आ रहे हैं, किसी के साथ खत्म, ये 4 अभी हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। चलिए नोट कीजिए इसको, फिर डिस्क्राइब करें इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कैसे एनालाइज करते हैं। क्या आप लोगों को मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने आता है? यस सर, कैसे? फॉर्मूला था, हाँ तो को वही तो पूछे, कौन फॉर्मूला? फॉर्मूला म्यू नेट इज इक्वल टू, हाँ हाँ, मतलब यहाँ m आ जाता है, नहीं तो माइनस केपी INA, मैग्नेटिक मूवमेंट, सर म्यू प्लस 1, मैग्नेटिक मूवमेंट इज म्यू रूट अंडर n plus 2 where n is equals to number of unpaired electrons, और इतना बोर मैग्नेटॉन, बोलिए 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल्स टू कितना, 1 बोर मैग्नेटॉन, किसी को सीजीएस नहीं, सीजीएस नहीं, ऐसा ही
देखिए तो हल्का हल्का याद आ रहा है 9.27 के साथ में क्या होता है, नहीं 10⁻⁻24, और यूनिट भी कुछ हल्का हल्का याद आ रहा है क्या, वो भी नहीं, आ गए सर। एम्पियर मीटर स्क्वायर। चलिए ठीक है, इसके साथ एडिशनली उसको लिख देंगे। मैग्नेटिक मोमेंट म्यू निकालने का फॉर्मूला √n/n+2, जबकि n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल, ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स n है, और वो यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन, और 1 बोर मैग्नेटॉन को जब हम लोग डिफाइन करेंगे तो वो इतना होता है, मगर बेसिकली आंसर हम लोग बोर मैग्नेटॉन में ही छोड़ते हैं, ठीक है, तो उतना बस आपको आना चाहिए। चलिए नोट कीजिए। सर हम आपको प्रीवियस वाला डाइपोल मोमेंट बताने लगे थे। तो आप डाइपोल मोमेंट बता रहे थे ना, हम मैग्नेटिक मोमेंट पूछे थे। देखिए अनसर्टेनिटी है सर बहुत ज्यादा ही। हाँ वही ना, सबसे पहला, ठीक है, हम लोग इस बात पे पहले से राजी हैं, इस चीज को दिमाग में रखिएगा कि हम लोग को पहले से ज्योमेट्री बता दिया गया, और ज्योमेट्री बता दिया गया तब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, उसी कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं। तो पहला मेरे पास कंपाउंड है, कुछ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पे बात कर रहे हैं, पहले टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स यानी ये बात तो कंफर्म है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 होगा, तो ज्योमेट्री पहले से पता चल गया हमको, ठीक है, तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन बता दिए कि वो sp3 होगा। अब कौन कौन से कॉम्प्लेक्स में हो सकता है और कैसे होता है, ये हम लोग अब थ्योरेटिकल स्टडी करेंगे। तो पहला मेरे पास, सबसे पहला जो है वो स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग ऑफ NiCO4 है, ठीक है, निकेल पे चार्ज, निकल पे चार्ज +2 होगा। फिर से देख लीजिए, CO उसके कारण कुछ नहीं होगा, लेकिन बाहर कुछ आयन आएगा। नहीं दिया ही नहीं है, ये कंपाउंड बोला है, ये आयन नहीं बोला, ये कंपाउंड बोला है, तब तो जीरो है, जीरो, वैसे केस में जीरो होगा। तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम अगर निकेल का हम लोग बात करें तो आउटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक ना, वैसे आप समझ रहे हैं ये आर्गन के बाद डिफाइन हो रहा है, 18 के बाद, ये कितना 3d8 और 4s2 28 होता है ना, यस सर, हाँ, यस सर। तो 3d8 और 4s2, तो ये काम का चीज है, इसको हम इग्नोर करके रखेंगे, अगर हम कहीं नहीं भी लिखे तो समझिएगा हाँ वो है, ठीक है। तो आउटर सेल में अगर बात कर रहे हैं तो 3d जो हो रहा है इसके अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, ठीक है, और उसके बाद आया 4s, और उसके बाद आएगा 4p और 3 ऑर्बिटल। अब थोड़ा हमको ये समझना है कि जैसा वहां दिया है उसके अकॉर्डिंग हम इसमें अगर फिलिंग करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा होगा, और s में 2 इलेक्ट्रॉन जैसा आप देख रहे हैं, और p मेरा वैकेंट है, ठीक है, p वैकेंट है। ये हुआ निकेल का ग्राउंड स्टेट में कि क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो विथ अप्रोच ऑफ, अब आगे हम बता रहे हैं कि ये आ रहा है इसके साथ जुड़ने के लिए, विथ अप्रोच ऑफ कार्बोनिल CO, ठीक है, विथ अप्रोच ऑफ CO, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ निकल गेट पेयर्ड, वो पेयरिंग हो जाएगा। तो कैसे पेयर्ड होगा, अगर ये यहां चला है तो एक खाली हो जाएगा ना, मगर नहीं, हाँ बीच का खाली नहीं रहेगा, तो होगा क्या, ये एक निकल के यहां आएगा और एक निकल के यहां आएगा, पेयरिंग का मतलब ये हुआ। तो जैसे ये जुड़ा कार्बोनिल के साथ, अब ये बन गया 3D, और इसके अंदर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसा, फिर 4s पूरा खाली हो गया, 4s, और 4p मेरे पास पहले से खाली पड़ा हुआ है। तो अब क्या है कि जो ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनिल अपना लोन पेयर देगा, वो कौन से प्लेस में रह सकता है, भरा है तो नहीं रहेगा, एक s में और 3p में रहेगा, एक s में और 3p में रहेगा, इसका मतलब है कि हाइब्रिडाइजेशन इन सारे ऑर्बिटल्स का होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन
इसका हुआ और हाइब्रिडाइजेशन होके क्या बन गया 4sp3 4 यूनिट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और यही जाके इसके साथ फिर बॉन्डिंग करता है। यानी कि जब कार्बोनिल अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा तो 4 कार्बोनिल 4 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और 4 वैकेंट ऑर्बिटल है, ये 4 इसमें एग्जिस्ट करवाएगा, इसके साथ बॉन्डिंग होगा, तब फाइनली जाके निकेल यहां बीच में, इसके ऊपर एक कार्बोनिल, इधर साइड में एक कार्बोनिल, पीछे एक कार्बोनिल और इधर साइड में एक कार्बोनिल, और सब क्या कर रहा है निकेल को अपना लोन पेयर प्रोवाइड कर रहा है। और जब आप इस ज्योमेट्री को ऐसे मिलाएंगे, थोड़ा सोचेंगे उस तरीके से, तो आपको जाके क्या मिल जाएगा टेट्राहेड्रन मिलेगा। और ये ज्योमेट्री कैसा होगा टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बाकी बॉन्ड एंगल वगैरह तो आप समझ रहे हैं कि क्या होना है, समझ में आया कैसे इसका फॉर्मेशन होगा। यस सर। चलिए अब अगला देखिएगा कहीं कंफ्यूजन आए, पहला चीज कि ज्योमेट्री डिफाइंड है, हम उसका हाइब्रिडाइजेशन डिफाइन कर रहे हैं, उसके बाद भी नहीं समझ में आए जरूर हमसे पूछें, ठीक है, पूरा समझने वाला ही चीज है ये। दूसरा मेरे पास है निकेल के साथ ही, ठीक है, और आया है NH3 होल 4, मगर इस बार चार्ज है +2 यूनिट का, ठीक है, +2 यूनिट का। देख रहे हैं कैसा है, आया नहीं, हाँ पक्की में 3 बनेगा तब ठीक है। देखिए सबसे पहले निकेल के बारे में आप जान रहे हैं, निकेल इन ग्राउंड स्टेट हम लोग के पास यहाँ पे 3D के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, ये 6 7 और ये 8 हो गया। फिर 4s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट का बात करें, ग्राउंड स्टेट, और फिर उसके बाद p जो है वो मेरा खाली, p मेरे पास खाली। उसके बाद जैसे ये निकल आयन बना, निकल आयन, क्योंकि NH3 पे कोई चार्ज नहीं, पूरा चार्ज किसके कारण है निकल के कारण, तो यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 2 होगा, 2। तो Ni2+ का फॉर्मेशन, Na2+ के फॉर्मेशन में कहां से इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकाला है, और S से निकालेगा, S से निकालेगा, तो D मेरे पास जैसा था वैसे ही रह जाएगा, जैसे था वैसे ही रह जाएगा, यानी कि 1 2 3 4 5, फिर उसके बाद 6 7 8, और उसके बाद S खाली हो गया, और P तो पहले से खाली पड़ा हुआ ना, और ये था मेरे पास 3 ऐसा। अब क्या हुआ कि विथ अप्रोच ऑफ, हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे, विथ अप्रोच ऑफ NH3 as ligand, pairing does not take place, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए ये इसके कारण पेयर हुआ, और यहां देखिए यहाँ इसके कारण पेयरिंग नहीं हुआ, ठीक है। अब यही चीज जानते हैं, इस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कमी है, यानी कि आप भी जान रहे थ्योरी खत्म होता है तो लास्ट में लिमिटेशन वगैरह पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो ये अभी स्टार्ट ही हुआ था, और इसके सबसे लास्ट में हम लोग जब लिमिटेशन पढ़ेंगे ना, तो लिमिटेशन में पहला बात यही आएगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एकदम नहीं बताया कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड और कौन वीक लिगेंड, वो बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तो एक्चुअल में उसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं कहते, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो वो चीज हम लोग इसके अगले थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी के लिए तब क्या पढ़ रहे हैं, अभी के लिए पढ़ रहे हैं कि हम पहले से पता है ना कि टेट्राहेड्रल बनेगा, तो अगर हम अंदर वाला खाली कर दें, तो DsP2 ना बनेगा, यस सर, हम लोग को रखना है 4 sp3 खाली,
है ना। तो अगर अंदर वाला खाली कर दें तो DsP2 बनेगा, मगर हम पढ़ क्या रहे हैं, हम अगर प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन लिए तो हमको क्या डेटा मिला टेट्राहेड्रल यानी sp3 बनाना है। तो sp3 बनाना है तो DsP2 का एग्जिस्टेंस नहीं होगा, ये हमको पता है। तो अब हम इस बात को पलट के क्या बोले कि NH3 जो है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इस कारण से इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होगा, और इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग नहीं होने के कारण अगर ये अप्रोच भी कर गया तो इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो मेरा निकल आयन होगा, ठीक है, वो बिल्कुल ऐसे ही एग्जिस्ट करेगा विथ 5 ऑर्बिटल्स, 8 इलेक्ट्रॉन्स इनटू इट, 3d8, 4s वैकेंट, 4p वैकेंट, और यही 4s और 4p आपस में मिलके sp3 हाइब्रिडाइजेशन देगा। तो चाहे मेरा निकल चार्ज्ड हो या फिर मेरा निकल न्यूट्रल हो, दोनों केस में ये अलग अलग लिगेंड के साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है। तो हम आपको एक बात बोले थे, अभी फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसके कारण इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हुआ। NH3 वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं हुआ। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड क्या होता है अभी आपको वो चीज नहीं पढ़ना है, वो आगे चल के हम लोग क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में पढ़ेंगे। बस दिमाग में बिठा के रखिएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड का नाम आया इलेक्ट्रॉन्स का पेयरिंग होगा, वीक फील्ड का नाम आया इलेक्ट्रॉन का पेयरिंग नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें से आपको हाइब्रिडाइजेशन तो पता चल गया। अब दूसरा मेरा सवाल क्या है कि इन फर्स्ट कंपाउंड थोड़ा सोच के बोलिएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना? फर्स्ट कंपाउंड इन फर्स्ट कंपाउंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना? जीरो। और जीरो होने के कारण अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं म्यू एम, ये कितना आएगा? ऊपर फॉर्मूला लिखे थे ना, n इंटू n प्लस 2, बस n की जगह जीरो पुट करना है। मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो, अगर मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो आ गया, इसको हम बोल सकते हैं इट इज लो स्पिन कंपाउंड, ठीक है। और एक वर्ड आप जानते हैं, अगर सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होता है उसको एक और वर्ड से जानते हैं, बोलिए तो। डायमैग्नेटिक। तो जो लो स्पिन कंपाउंड होगा वो डायमैग्नेटिक होगा, समझे। तो जब कभी भी मेरे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड प्रेजेंट है, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होगा, पेयर्ड होने के कारण म्यू का वैल्यू जीरो होगा, उस कंपाउंड को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, और वो बाय द कैरेक्टर डायमैग्नेटिक कैरेक्टर का होगा। डायमैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड में रिपल्सन की अट्रैक्शन, बहुत हल्का फुल्का। हाँ, तो एक टाइप का रिपल्सन ही बोलते हैं उसको, नहीं। क्या बोले? उमंग, यस सर। ये देख रहा है? यस सर। राइट हैंड थंब रूल तो पढ़े ही होंगे फिजिक्स में। यस सर। अब इसको ऐसे घुमाए, देखा, और इसको ऐसे घुमाए, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। यस सर। क्या एक दूसरे के मूवमेंट को कैंसिल नहीं करेगा? करेगा। अगर मूवमेंट को कैंसिल करेगा तो वैसे केस में बोलते वीकली रिपेल्ड, वीकली अट्रैक्टेड नहीं बोलते, वीकली रिपेल्ड बोलते हैं, समझे। तो अच्छा, आप लोग सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आप इलेक्ट्रॉन और होल्स पढ़ रहे होंगे ना, या पढ़ लिए होंगे, है ना। तो होल्स के ऊपर चार्ज होता है? नहीं। मगर हम लोग बोलते हैं कि होल्स जिधर फ्लो कर रहा है पॉजिटिव चार्ज उधर फ्लो कर रहा है, बोलते हैं ना। यस सर, बिहेव करता है वैसा। बस वही बात है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये भी वही फिजिक्स का ही टर्म है, ये केमिस्ट्री का चीज थोड़ी है मैग्नेटिक मूवमेंट, क्योंकि मैग्नेटिज्म फिजिक्स में है तो मैग्नेटिक मूवमेंट भी फिजिक्स का टर्म है।
तो ये क्या कह रहा है कि अगर वो अट्रैक्ट नहीं हो रहा है देन इट इज रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फोर्स। समझ में आया? यस सर। ठीक, सूत जाइए आप, वहीं सो जाइए। ठीक है, देखिए आगे सेकंड वाले में, इन सेकंड कंपाउंड बोलिए तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स दैट इज 2। तो मैग्नेटिक मूवमेंट बोलिए 2√2। कारण है कि हम लोग पढ़े थे n+2, n के जगह 2 पुट कीजिएगा तो 4 × 2 8 और 8 का स्क्वायर रूट 2√2। 2√2 क्या यूनिट? बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, बोर मैग्नेटॉन, ये आ जाएगा मेरे पास मैग्नेटिक मूवमेंट। अच्छा, अगर इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये हाई स्पिन होगा, ये हाई स्पिन होगा, और हाई स्पिन होगा तो बोलिए डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक? ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, सारा चीज छोटा छोटा यहाँ पे है क्योंकि कंपाउंड है, नोट कर लीजिए सब बढ़िया से, जाने भी के पूछ लीजिए। तो ऐसा नहीं कि हम अनसर्टेन है सर कैसा बनेगा। थर्ड नंबर हमको जिस पे डिस्कस करना है उसके लिए आप बनाएंगे Zn, क्या बोले थे अभी, NH3 Zn NH3 2+। अब हमको ये पता है कि इसका जो ज्योमेट्री होगा ना वो टेट्राहेड्रल होगा। अब इसको डिस्क्राइब करना है आपको। ठीक है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो इस ज्योमेट्री से हाइब्रिडाइजेशन भी तो पता चल गया कि sp3 है। ठीक है, यस सर। चलिए डिस्क्राइब कीजिए, इसका स्ट्रक्चर बनाइए ऐसा ऐसा जो हम लोग था अभी ऑर्बिटल का, वैसे बना के एक्सप्लेन कीजिए अपनी कॉपी में। हमको मैग्नेटिक मूवमेंट बता दीजिए, लो और हाई स्पिन बता दीजिए, और उसके साथ में पैरा की डायमैग्नेटिक ये बता दीजिए। बढ़िया जरूरी नहीं है, जल्दी जरूरी है। बढ़िया कौन बना? बन गया सर। बन गया? क्या आया, पैरा आया कि डाई आया? डाया है। डाई आया। यस सर। ठीक है, वैसे भी जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन से एकदम लबालब भरा हुआ है। जिंक 30 ना, एकदम भरपूर है इसके पास। हाँ, आर्गन के साथ 3d10 होगा और 4s2 होगा और 4p नॉट होगा। ठीक है, ये आएगा मेरे पास। हम लोग यही तीन बनाएंगे। तो इसमें इन ग्राउंड स्टेट, सबसे पहले ग्राउंड स्टेट जिंक का बात कर रहे हैं, नॉट जिंक आयन। ठीक है, जिंक का बात कर रहे हैं। तो जिंक के लिए मेरे पास 3d में 1 2 3 4 5, यहाँ पे मेरे पास टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 ये भरा हुआ है। फिर उसके बाद 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है और 4p मेरा खाली चल रहा है। ठीक है, 4p खाली है, ये 4s हो गया और ये 3d हो गया। बाद में जब जिंक कन्वर्ट हुआ जिंक आयन में, बॉन्डिंग करने के लिए अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ये लूज किया। ठीक है, आयन में कन्वर्जन के लिए। तो जो जिंक आयन होगा इसका इलेक्ट्रॉन कहां से जाएगा, डी से कि एस से? एस से जाएगा। तो डी में तो हम लोग का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो डी जैसे था हम लोग का वैसे रह गया। एस खाली हो गया 4s 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके, और 4p तो पहले से खाली है। अब उसके बाद क्या कोई फर्क पड़ता है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो? नहीं सर, कोई फर्क नहीं, जगह ही नहीं है, जगह ही नहीं है। तो अब यहाँ पे लिगेंड मेरा चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो या वीक फील्ड हो, जिंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जिंक के केस में हम लोग बहुत ज्यादा सर्टेन है कि हाँ काम जो करना है वो केवल S और P के बीच में करना है। तो आइदर लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, इट ऑलवेज, मेरे घर की तरफ जानते हैं अभी ना ब्लास्टिंग हो गई,
स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड, इट ऑलवेज पॉजेस, कैसा? इट ऑलवेज पॉजेस sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या इसके अलावा जिंक कुछ और नहीं कर सकता? हाँ कर सकता है, क्यों नहीं? अगर मान लीजिए हम इसमें 6 डाल दिए, अभी तो 4 ही है ना लिगेंड मेरा, अगर हम 6 डाल देते तो ये क्या करता? ऑक्टाहेड्रल बनाता। मगर ये कंफर्म है इनर डी का पार्टिसिपेशन इसके हाइब्रिडाइजेशन में नहीं होगा। जिंक का कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसमें इनर डी को पार्टिसिपेट करवाने वाला कोई भी हाइब्रिडाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। कारण है कि जिंक अपना एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट +2 शो करता है, वो S से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, D में ऑलरेडी ये फुलफिल्ड है, इलेक्ट्रॉन्स कहीं एडजस्ट हो नहीं सकता है। इसी कारण से चाहे आप इसका 4 लिगेंड के साथ या 6 लिगेंड के साथ कंपाउंड बनाएं, जब भी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो वो हमेशा आउटर डी को या आउटर ऑर्बिटल को लेके होगा, इनर डी का उसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ठीक है, चलो ठीक है। इतना सुन के हम लोग को इतना पता चल गया कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3, पहले से पता। n का वैल्यू अगर बोले तो 0, मैग्नेटिक मूवमेंट अगर हम लोग कैलकुलेट करें इट इज 0, वहां से निकला ये डायमैग्नेटिक, और डायमैग्नेटिक होने के कारण हम इसको बोले कि दिस कंपाउंड इज लो स्पिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, ये सारा कंक्लूजन हम लोग को मिला। अब इसके बाद अगला, अब इनर डी को पार्टिसिपेट करवाते हैं। ठीक है, इनर डी को, यानी कि अब हम लोग के पास प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन से हम लोग को ये बता दिया गया कि जो ज्योमेट्री होगा वो स्क्वायर प्लानर होगा, तो जाके हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा इसका डिस्कस करना है। तो नेक्स्ट बी नंबर में है मेरे पास स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री, जैसे ये नाम आएगा ना स्क्वायर प्लानर, इसका मतलब हो गया DSP2, यानी इनर डी जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। इनर डी जो होता है वो ND होता है कि N-1D होता है? N-2D, N-1, 2 जाता है इसमें। ठीक है, यहाँ जो इनर डी है इज N-1D। ठीक है, जो इनर डी है ना, S से पहले डी है मतलब इनर डी है, और ये कौन सा डी होगा? N-1D होगा, यानी ये NS है तो ये N-1D होगा। यानी आप ये बोल सकते हैं कि N-1D पार्टिसिपेट करेगा, NS पार्टिसिपेट करेगा और NP और NP पार्टिसिपेट करेगा, तब ना हुआ DSP2 ये पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, ऐसा मान लीजिए जैसे इसमें कौन सा कंपाउंड ले लें हम, कॉपर ले लेते हैं। ठीक ना, कॉपर। NP और उसके बाद क्या लिखा? कौन सा? NP के बाद फिर NP, 2 P है ना, अच्छा इसलिए NP। अच्छा, हम ले लेते हैं कॉपर के साथ इस बार साइनाइड, और वो भी होल 4, और चार्ज -2, चार्ज है -2। अब ठीक लग रहा है। हाँ स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। हाँ ठीक है, चलेगा। देखिए तो क्या हो सकता है, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना? कॉन्फिडेंस से दे देते हैं 29 है सर। कितना? 29 है। 29। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? डी में इसका एक्सेप्शन आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो होता है उसी पे बात करेंगे। ठीक है, देखिए 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उसके बाद एक यहाँ। ठीक है, और फिर उसके बाद 3 यहाँ पे खाली। तो आपको पता चला ये 4p है, ये 4s है और ये 3b। कॉपर अपने ग्राउंड स्टेट में ऐसा होता है।
कॉपर अपने ग्राउंड स्टेट में ऐसा है। अब यहाँ पे कॉपर पे बताइए चार्ज कितना है, 2+। तो कॉपर जब अपने आयनिक फॉर्म में आएगा तो बोलिए क्या लूज किया और कहां से लूज किया, एक इलेक्ट्रॉन 4s से, एक इलेक्ट्रॉन 3d से। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन 3d से निकला, ऐसा हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल गया, खत्म हो। और p के पास तो वैसे भी इलेक्ट्रॉन नहीं, ये 4p था, ये 4s है और ये 3d, ठीक है। अब क्या हुआ कि आया मेरा लिगेंड, और लिगेंड जो है साइनाइड है, साइनाइड होने का मतलब है बहुत स्ट्रांग, ठीक है, वैसे भी हाँ। तो साइनाइड मेरे पास स्ट्रांग लिगेंड है, तो ड्यू टू अप्रोच ऑफ strong filled ligand Cn माइनस, ठीक है, क्या इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है, नहीं सर, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, मगर अब उसको जगह चाहिए, बने जा सकते हैं। क्या करेगा, एक साइड लिगेंड है ये, यही काम करता है, इसको चाहिए अंदर वाला डी, क्योंकि हमको पता है इसको चाहिए अंदर वाला डी, ये इस इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा, और निकालेगा तो अब इलेक्ट्रॉन एकदम उड़ के जाके यहां गिरेगा, समझे। अब वहां गया, अब इसके लिए जगह बन गया, ये अपना जगह बना रहा था, हमको जगह दे दो, तुमको जहां जाना है जाओ, तो ये ऑक्युपाई करेगा, ये ऑक्युपाई करेगा, ये ऑक्युपाई करेगा, ये ऑक्युपाई करेगा, तो बचा कौन, पी का लास्ट वाला ही ना, तो वहीं तो इलेक्ट्रॉन जाएगा, इसलिए वहां चला गया। तो क्या हुआ कि कॉपर 2+ अपने आप को अरेंज किया, और उसके बाद समझ रहे हैं ना, अपने से नहीं किया, करवाया गया इससे, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से अवेलेबिलिटी रखा है इलेक्ट्रॉन्स का, एक डी खाली कर दिया, एस है और 3p था, इसमें से एक p में एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब साइनाइड को यहां खाली मिला, एक डी, एक s और 2p, तो ये dsp2 हाइब्रिडाइजेशन किया, और 4 खाली ऑर्बिटल में अपने 4 लोन पेयर जो कि चार्ज के फॉर्म में है उसको प्रोवाइड कर दिया और बॉन्डिंग बना दिया, ठीक है। तो बनेगा कैसा, कॉपर यहां बीच में बैठ गया, इसी प्लेन में ऐसे ऐसे, इसी प्लेन में ऐसे ऐसे, यहां पे मेरे पास एक साइनाइड है, यहां पे एक साइनाइड है, यहां पे एक साइनाइड, और इस जगह पे साइनाइड, और चारों साइनाइड जो है ये अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे कॉपर को दे रहा है, कॉपर के खाली ऑर्बिटल में गया, और ये साइनाइड जब मिलाया गया तो पता चला यहाँ पे एक स्क्वायर प्लानर का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आपको एक चीज बता दें, स्क्वायर प्लानर होना मतलब अलोंग एक्सिस, स्क्वायर प्लानर होना मतलब अलोंग एक्सिस, टेट्राहेड्रल होना इसका मतलब बिटवीन एक्सिस, ठीक है, बिटवीन एक्सिस। नहीं समझा होगा आधा आदमी तो मेरा बात, देखिए मान लीजिए अगर हम इसको ऐसे आगे बढ़ाएं और ऐसे मिला दें, प्लेनर और नॉन प्लेनर वाला बात बोलते हैं ना, समझ गए सर, इसको मिला दिए, तो देखिए ये जो एक साइड है ये अलोंग वाई एक्सिस है, तो ये भी अलोंग वाई एक्सिस ही माना जाएगा, ये एक साइड जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो जब कभी भी स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री होता है तो जो लिगेंड्स होता है वो एक्सिस के अलोंग होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, ठीक है। और यही अगर हम टेट्राहेड्रल बनाते तो वो बनाता है 109 डिग्री, तो यहीं से मेजरमेंट किए 90 के बाद 109 इधर होगा, फिर इससे 109 इधर गए, फिर इससे 109 इधर गए, ऐसे होगा, और एक ऊपर ऐसे उठा हुआ रहेगा, तो बोलिए अलोंग एक्सिस है या बिटवीन एक्सिस है। जेई मेन में सवाल ऐसे पूछता है, सुन लीजिए, जेई मेन में पूछता है, ये वाला जो है ना, ये नीट में आज तक सवाल नहीं आया, अगर कभी लिगेंड का अप्रोच अलोंग एक्सिस होगा तो स्क्वायर प्लानर का एनर्जी बढ़ेगा या टेट्राहेड्रल का एनर्जी बढ़ेगा, टेट्राहेड्रल का, स्क्वायर प्लानर का,
एनर्जी बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घटेगा ना। हाँ तो वही ना हो रहा है। अब मान लीजिए यहाँ पे एक्सिस पे पहले से एक लिगेंड बैठा हुआ और आप बोल रहे हैं लिगेंड को अप्रोच करा रहा है, तो दोनों हेड टू हेड ना टकराएगा। उमंग, ये स्ट्रक्चर जब बना स्क्वायर प्लैनर तो लिगेंड पहले से बैठा है कि नहीं बैठा है? हाँ बैठा हुआ है। अब लिगेंड आएगा तो क्या ये बाहर जाके फिर से आएगा? नहीं सर। कोई दूसरा आएगा? यस सर। वो भी पैरामैग्नेटिक था, याद आया? यस सर। नहीं याद आ रहा। निकेल का NH3 के साथ अब ये कंपाउंड था ना ऐसा +2, और एक ये कंपाउंड मेरे पास कौन सा है? कॉपर, और उसके साथ साइनाइड 4 यूनिट है -2। आपको याद होगा ये भी पैरा था, ये भी पैरा था। बोलिए दोनों में से अगर हम कहीं मैग्नेटिक फील्ड डाल दिए कौन ज्यादा अट्रैक्ट होगा? नहीं पता? सोचना क्या है? इसका म्यू याद है और इसका म्यू याद है? अरे इसका √2 है। हाँ क्या बोल रहे? 1 into 1 plus 2 सर। अरे NN plus 1 की तरफ भी ऐसा बहुत बार किया स्कूल में। NN+2, चलिए ठीक है, स्कूल का बात याद आ गया है ना। अच्छा ठीक है, इन दोनों में से कौन ज्यादा? पहला वाला। फर्स्ट वाला। तो जब मैग्नेटिक फील्ड होगा तो बोथ आर पैरामैग्नेटिक, बोथ हैज कैरेक्टर टू अट्रैक्ट टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो वैसे केस में ये जो है ये इसकी तरफ कुछ ज्यादा खींचेगा कंपैरिजन टू सेकंड वन। समझ में आया? यस सर। जिसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल के क्या करेंगे? वो तो एक मेजरमेंट है ना, वो बता रहा है कि वो अट्रैक्टिव नेचर रखेगा, और ज्यादा रखेगा मैग्नीट्यूड ज्यादा हुआ तो, और कम रखेगा अगर मैग्नीट्यूड कम हुआ तो। बस ये भी कंपैरिजन वाला बात होता है, थोड़ा सोचना है, इस पे भी क्वेश्चन रह सकता है। ठीक है, ठीक, उधर वाला तो कर लिए होंगे। अब अगला बनाइएगा, और नेक्स्ट अपने पास है Cu। अभी हम लोग क्या किए थे? Ni किए थे, Cu किए थे। अच्छा इस बार Ni बी का एक हुआ ना, 2 नंबर। इस बार है निकेल के साथ, वही साइनाइड है और 4 यूनिट है, और इस पे चार्ज है -2। एक्सप्लेन कीजिए इसको, बाद में थोड़ा क्रॉस क्वेश्चन करेंगे क्या आया नहीं है। बनाइए जल्दी जल्दी, पूरा बनाने आता है, इसका क्वेश्चन ऐसा ही रहता है। सब्जेक्टिव में रहेगा ना तो डिस्क्राइब स्ट्रक्चर, इट्स ज्योमेट्री, इट्स हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ कंपाउंड। समझे? तो आपको ये सारा चीज ऐसे आना चाहिए। निकेल का एटॉमिक नंबर 28, डी में पूरा भरा हुआ। तो हम सीधे 2+ पे आ रहे हैं, सीधे 2+ पे आ रहे हैं। ठीक है, 3 4 और एक तो बढ़ा ले 5, सीधे 2+ पे। ठीक है, ऐसे इस टाइप से। ठीक, और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3। ठीक, ऐसा 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर दिया। अब उसके बाद अगर साइनाइड अप्रोच करेगा तो क्या होगा? क्या होगा? Na2 कुछ और यूज करा दी सर, हम इसका सीधे बाहरी वाले से दो उड़ा दिए, स्ट्रॉन्ग फील्ड था तो। नहीं तो इसमें यही होगा ना? यस सर होगा यही, हम लेकिन ये ना बाहर वाला दोनों जो पेयर थे सीधे पेयर निकाल दिए। नहीं रवि क्या बोल रहे हैं? सर वो जब प्लस चार्ज बना है तो वही समझ में नहीं आता सर, गलती हो गई। अच्छा ठीक है, ये निकेल अगर होता तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होता। यस सर। और अगर निकेल 2+ आ गया, हम तो बोले सीधा हमारे इस पे आयन पे, तो ये 2 हट गए। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ड्यू टू साइनाइड
इलेक्ट्रॉन्स गेट पेयर्ड, इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स अगर पेयर्ड हो गया तो वैसे केस में जब ये बॉन्डिंग कर लिया, माने करने के लिए अब अपने आप को तैयार कर लिया, तब का बात है। एक तो और, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8, एक तो अपने खाली हो गया, पेयरिंग हो गया इसका, ठीक है। और इसके बाद एक S होगा और यहाँ पे 3 P है, मगर क्योंकि इसको DsP2 बनाना है तो एक D यूज किया 3 का, एक 3D यूज किया, एक 4s यूज किया, 2 4p यूज किया, और तब कहीं जाके ये DsP2 बना रहा है, DsP2। और DsP2 मतलब कि कौन से टाइप का ज्योमेट्री होगा इसका, स्क्वायर प्लानर होगा, स्क्वायर प्लानर। अच्छा, यहाँ पे हमको कोई पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? पेयर्ड है सर, पेयर्ड तो N0 कैरेक्टर कैसा है, डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है, डायमैग्नेटिक, लो स्पिन की हाई स्पिन, ये लो स्पिन, लो स्पिन ऐसा, लो स्पिन। चलिए ठीक है, नोट कीजिए, बना लिए थे ना? यस सर। ठीक, बस हम ही जैसे आप उसको निकाले थे सर, सीधे डायरेक्टली यही से हटा दिए सर। कहाँ से निकाल दिए थे? मतलब आप 4s में 2 इलेक्ट्रॉन देके फिर उसको निकाल के 4 बार, मतलब 3 स्टेप किए ना सर। हाँ, हम खाली इलेक्ट्रॉन निक कॉन्फ़िगरेशन क्यों सीधे पेयर्ड कर दिए। तब तो गलती हो गया होगा, है ना? यस सर। ठीक, अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात है। क्या कंफ्यूजन? देखिए, चार अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है तो हमको पहले बता दिया स्क्वायर प्लानर, तो हमको उसी समय समझ में आ गया DsP2, और अगर बता दिया कि नहीं वो टेट्राहेड्रल है, हमको उसी समय समझ में आ गया sp3, ठीक है। तो वो क्या हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन और स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट हो रहा है, इस कारण से हम तो एनालाइज कर लेते हैं। मगर अब इसके बाद 6 में क्या दिक्कत है कि चाहे वो D2sp3 हो या sp3d2 हो, दोनों में ज्योमेट्री कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो अब अगर हम ऑक्टाहेड्रल में बात करेंगे तो हमको तो पता ही नहीं चल पाएगा कि हमको D2sp3 बनाना है या sp3d2 बनाना है। तो वो थोड़ा थोड़ा लिगेंड्स के साथ काम करते करते आपको आदत हो जाएगा। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं C जो है ऑक्टाहेड्रल, थोड़ा सा इसमें पढ़ ही लेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए, इसमें सबसे पहला जो आ रहा है ये कंफर्म है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और sp3d2 दोनों पॉसिबल, इनर डी आउटर डी, ठीक है। पहला कंपाउंड मेरे पास है CrNH3O6 3+, CrNH3O6 3+, ये कंपाउंड है। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24, यस सर, 24। और क्रोमियम पे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इसमें? +3। तो हम सबसे पहले क्रोमियम पे बात किए विद 24, यहाँ मेरे पास आर्गन आ गया 18, उसके साथ आया 3D में कितना आएगा 5, और 4s में कितना आएगा 1, एक्सेप्शनल है ना कॉपर की तरह, ठीक है। तो 3D 5 4s 1। जब हम इसको आयनिक में कन्वर्ट किए, ये आयन में कन्वर्ट हुआ, तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ठीक है। एक मिनट, हाँ थोड़ा वो बना लेना ऑर्बिटल ऐसे, इस टाइप का। तो 3D में मेरे पास था 5 इलेक्ट्रॉन ऐसा, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, और 4p में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, ऐसा है। अब उसके बाद जब ये क्रोमियम Cr3+ बना था, तो कहां से इलेक्ट्रॉन लूज करेगा? एक S और 2 D में से, एक S और 2 D में से, तो उतना निकाल दिया। तो इसमें मेरे पास जो 3D है, इसमें 1 बचा, 2 बचा और तीसरा, ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, ठीक है, खाली। फिर उसके बाद 4s,
sp3 4s और ये मेरे पास 3 है, 4p। ये हो गया 3d, ये हो गया 4s और ये है 4p, ऐसा। अच्छा, अब आगे भी खाली है, आगे भी खाली है, खाली तो है, 4d नहीं है। यस सर, अब वही सोचिए क्या है। हाँ वो 4d है, ठीक है, वो 4d। अब क्या हुआ कि ये जो NH3 है, अब NH3 इनर को यूज करेगा कि आउटर को? सोचिए, इनर को आउटर के लिए मेनू करेगा। इनर को यूज करेगा, आउटर के लिए क्यों मेहनत करेगा, यही बात बोल रहे हैं ना। यस सर, इनर के लिए मेहनत करेगा ना, आउटर जहां मिला वही कर देगा, तो वो मैं चाहो d2 sp3 बना देगा। तो D2 sp3 बना लेगा। यस सर, कहीं बीच में खाली छोड़ नहीं सकते इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, देखिए NH3, थोड़ा एक बात समझाना है, देखिए, क्योंकि ये थोड़ा पहले वाले से अलग है ना। एक NH3 है, एक H2O, ठीक है, हाँ, दोनों लिगेंड है, यस सर, दोनों लिगेंड है, और दोनों लोन पेयर वाला न्यूट्रल लिगेंड है। यस सर, यस सर, ठीक, बढ़िया। N है H H H, मतलब कि देखिए हम ऐसा सिमिलर उठाए हैं ना कि आपको ज्यादा कहीं सोचना नहीं पड़े। सबका ब्रांच H है, इसके पास 2 लोन पेयर, इसके पास 1 लोन पेयर। अब केवल सवाल ये है कि जल्दी कौन देगा? नाइट्रोजन देगा जल्दी, ऑक्सीजन देगा जल्दी, नाइट्रोजन देगा जल्दी। अच्छा, क्यों नाइट्रोजन जल्दी देगा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाइपोल मोमेंट ज्यादा है नाइट्रोजन। देखिए ये अगर जल्दी प्रोवाइड कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रॉन्ग बिहेवियर रखेगा। नहीं समझे? इसके रिस्पेक्ट में ना सर, ऐसे तो कमजोर है नहीं। हाँ तो वही हम बता रहे हैं, जल्दी इलेक्ट्रॉन कौन देता है? OR माइनस, यानी OR माइनस बहुत फटाक से बेस बना देगा, नहीं? यस सर, OR माइनस और OH माइनस में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है? इसका किसका बेसिक कैरेक्टर ज्यादा है? हाँ? OR का होगा जल्दी नेगेटिव देता है तो। देखे देखे कितना कंफ्यूजन है। अच्छा अब ये बताइएगा, ठीक है, यहाँ पे हम आपको एक बात बता दें, जैसा आप लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव है, ये पुशिंग इफेक्ट रखा है। अगर पुशिंग इफेक्ट रखा है तो एक H प्लस छोड़ेंगे तो ये जल्दी यहाँ हिट करेगा, यही बोल रहे थे। यस सर, ठीक, मगर जब जाने का बात होगा तो ये जाएगा पहले कि ये जाएगा पहले? वो जाएगा पहले, दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ बढ़ जाएगा, ठीक है, मोबिलिटी बढ़ गया। तो ये गया ना। बस वैसे ही हम पूछ रहे हैं कि अगर ये पहले दे रहा है तो ये ज्यादा रिएक्टिव मींस बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग एंड बिहेव लाइक वीक, और अगर स्ट्रॉन्ग है तो इनर ऑक्युपाई करेगा और अगर वीक है तो आउटर ऑक्युपाई करेगा। सेम कंपाउंड अगर हम यहाँ NH3 रखे हैं तो ये इनर डी को इन्वॉल्व करेगा, और अगर हम यहीं H2O डाल देते हैं ना, एकदम कहीं कोई चेंज नहीं करते, केवल यहाँ पे हम H2O डाल देते हैं अगर, तो ये इनर डी खाली होते हुए भी आउटर डी को लेके कंपाउंड बनाता। क्या अब आप एनालाइज कर पाएंगे कि खाली रहते हुए भी कोई? जैसे कि वाटर जब रहेगा तो सर दो जो खाली है उसको क्या करेगा? तो खाली छोड़ देगा, खाली छोड़ देगा। अभी आप बोले ना कि खाली नहीं रख सकते हैं, किसको? तो सर तभी हम लोग का इलेक्ट्रॉन निकालने वाला बात चल रहा था वहां पे, टेट्राहेड्रल में तब कंपाउंड बोलिए। NiCO4, NiCO4 शिफ्टिंग के टाइम में जब आप बोले कि S वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा उस पे नहीं जाएगा, S वाला इलेक्ट्रॉन लेफ्ट में चला जाएगा, और जो D में जाके पेयरिंग कर रहा था वो वाला। यस सर, D में जाके जो पेयरिंग कर रहा था, तो D में जाके पेयरिंग कर रहा था उसमें खाली का बात कहाँ बोले थे हम कुछ? आप बोले थे ना सर कि D वाला नहीं निकलने देगा, सर आप बोले
इलेक्ट्रॉन लास्ट वाला और वाइटल में जाएगा बस। ये एक मिनट, हमको तो ये पता नहीं कहाँ कहाँ फंसा दी। देखिए आप बोले इसमें था निकल था ना, हाँ निकल ऐसा था और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन था। अब बोलिए हम क्या बोले थे, फिर Na2+ बनाए। यस सर। ठीक है बना दिया। अब उसके बाद क्या बोले, आप बोले तो जो वाला खाली वाला बीच वाला बी का लास्ट वाला चीज, वो एस से इलेक्ट्रॉन आएगा उसके बाद एक कुछ होगा। हाँ तो एस से तो निकल ना गया। आप किसका बात कर रहे हैं, चार्ज की अनचार्ज? एक सेकंड में देख लीजिए। चार्ज सीओ वाला तो सर चार्ज, सीओ वाला तो अनचार्ज होगा ना, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा। अब बोलिए इसमें हम क्या बोल दिए थे, वही बोल रहे थे कि सर अंदर वाला डी खाली पेयर का ही नहीं कर रहा था तो बीच में खाली रह जाता है। ओ आपस में। हाँ सर। अरे वो तो कोई मतलब एक्सप्लेनेशन वाला बात ही नहीं, वो हमको भी नहीं पता, वो किसी को नहीं पता। ठीक है, वो किसी को नहीं पता। कोई क्या बोला कि देखिए क्या था कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन था ना, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। हम बोले आप सही बोले। फिर S का 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, बोलिए कहाँ गलती है उसमें? नहीं तो मतलब एस वाला नहीं आएगा तब बोल रहे थे। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, डी वाला इधर में अंदर में। चलिए ठीक है। हम क्या बोल रहे हैं ना वो सुन लीजिए कि अगर क्रोमियम के साथ इसी कंपाउंड में NH3 के जगह अगर H2O रहेगा तो इनर डी खाली होते हुए भी उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इनर डी में नहीं आएगा बल्कि आउटर डी में जाएगा। और क्यों जाएगा वो आप देख लिए, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेशन का जो टेंडेंसी होता है उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, यस सर। ठीक। उससे क्या होगा ना कि NH3 इसी कंपाउंड में रहेगा तो D2sp3 बनाएगा, और अगर H2O इसी कंपाउंड में रहेगा तो sp3d2 बनाएगा। बस यही डिफरेंस है। ठीक है, यही डिफरेंस है। अच्छा अब यहाँ पे 2D 1S और 3P को यूज करके D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और इसका जो ज्योमेट्री होगा वो कैसा, ऑक्टाहेड्रल होगा। अच्छा ऑक्टाहेड्रल जो है वो अलोंग एक्सिस होता है कि नहीं होता है? दोनों तरफ है, अलोंग और दोनों अलोंग। ये अलोंग है, सारा एक्सिस तो होता है, मतलब 4 को 90 डिग्री बनाते हुए नीचे रहता है और ऊपर वो नीचे रहता है इक्विटोरियल वाला एक्सिस। ठीक, ये दिख रहा है। यस सर, अलोंग एक्सिस एक्स वाई जेड को फॉलो कर रहा है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया। अब सोचिएगा यहाँ से ऐसे मिलाए, यहाँ से ऐसे मिलाए, पीछे मिलाए, इधर मिलाए तो एक बना, और एक पिरामिड, एक स्क्वायर पिरामिडल, और एक नीचे से मिलाइए तो स्क्वायर बाई पिरामिडल हुआ। यस सर। और उसी को नाम बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। यस सर। तो ये अलोंग एक्सिस होगा। ठीक है, ये कैसा होगा, अलोंग एक्सिस होगा, अलोंग एक्सिस। ध्यान रखिएगा जो भी लिगेंड्स अरेंज्ड है वो अलोंग एक्सिस, मतलब कि क्रोमियम तो मेरे पास बीच में है, एक यहाँ पे, एक इधर साइड में, इधर साइड में, इधर साइड में, ये हो गया 4 NH3। एक NH3 ऊपर, हाँ एक NH3 ऊपर जाएगा, एक NH3 ऊपर जाएगा और एक NH3 नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जब हम लोग मिलाएंगे तो ये ऐसे बनाएगा, ये मान लीजिए अलोंग x और y है तो ये अलोंग चला जाएगा z, हर जगह पे NH3, और इसी को मिला के ऑक्टाहेड्रल का फॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आया? चलिए कंपाउंड देख के बताइएगा कि ये जो है ये पैरामैग्नेटिक कि डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक होगा, कारण है इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या क्या? हाँ, तो पैरामैग्नेटिक है और n का वैल्यू 3 हो गया, तो जब हम लोग इसके लिए म्यू कैलकुलेट करेंगे तो इट इज √3 × 3 + 2 यानी √15 आएगा।
√15 ये बोर मैग्नेट्रॉन। लो स्पिन की हाई स्पिन, हाई स्पिन हाई स्पिन क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नोट कीजिए। अभी जब एक्सट्रीमली हॉट स्पिन आएगा तब मिला है